हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अभी बेला का कॉलेज कंप्लीट ही हुआ था कि उसके दोस्तों ने जोधपुर का ट्रिप बना लिया और बेला से पूछे, क्यों बेला, तू चल रही है ना हमारे साथ? बेला ने कहा, नहीं यार, तुम सब जाओ, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। और तुम सबको पता है ना कि मुझे महल, हवेली, मीनार यह सब देखकर एंजाइटी होने लगती है। बचपन से ही मुझे इन सब के सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। इन सब के कारण पापा मुझे अकेले मार्केट तक नहीं जाने देते। जोधपुर जाने का सवाल ही नहीं उठता। सोनिया ने कहा, बेला मैं समझती हूँ, लेकिन कब तक तू ऐसे ही भागते रहेगी इन सब से? देख, मेरे ख्याल से तुझे इन सब का सामना करना चाहिए। क्या तू नहीं जानना चाहती कि आखिर इन सपनों का राज क्या है? सोच कर बताना बेला, हम सबको परसों ही निकलना है। बाय बेला। बेला चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोनिया की कही हुई बात के बारे में सोच रही होती है। बेला को आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, लेकिन अपनी एंजाइटी की वजह से वो अपना सपना अधूरा ही छोड़ दी। बेला की माँ उसके कमरे में आती है। बेला बेटा, इतनी खामोश क्यों बैठी है? बेला के पापा मिनिस्टर थे और बेला उनकी जान थी। वह बेला को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। उसकी माँ उसके सिर पर मसाज करने लगती है। बेला, इस बार तेरे पापा यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं और मालूम है, साथ में त्रिवेणी अंकल का परिवार भी होगा और उनका बेटा समर भी होगा। बेला और समर का रिश्ता लगभग फिक्स हो चुका था, लेकिन बेला समर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। अपने पापा की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। तू खुश है ना बेटा? उसकी माँ ने पूछा। क्या फर्क पड़ता है माँ, पापा को तो वही करना है जो वो चाहते हैं। अगर उन्होंने डिसीजन ले ही लिया है कि हमें यूरोप जाना है तो मुझे ना चाहते हुए भी यूरोप ही जाना पड़ेगा। कैसी बातें करिए बेला, तुझे पता है ना कि तेरे पापा इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार तुझे करते हैं। मालूम है माँ, इसी बात का तो डर है कि उनका प्यार मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। मुझे यूरोप नहीं जाना है, फिर भी वह मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। जो काम मुझे नहीं पसंद है, फिर भी उनकी खुशी के लिए मुझे वही करना होता है। तुझे कहाँ जाना है यह भी तो तू नहीं बताती है। क्या मैं बताऊंगी तो वह मुझे जाने देंगे? नहीं ना, इसलिए नहीं बताती हूँ। एक बार कह तो सही, हम तेरे माँ बाप हैं, जो करते हैं तेरी भलाई के लिए ही करते हैं। यह सारी बातें सुनकर मेरे कान पक गए हैं माँ। मैं खुद भी अपना भला बुरा सोच सकती हूँ। बेटा, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, मैंने ले लिया। बेटा, यह पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया। बेटा, यह कर लो, मैंने कर लिया। मैंने आज तक अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिया कहाँ है माँ? जो पापा कहते हैं वही मुझे करना पड़ता है। इसलिए आप चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कम से कम इस कमरे में तो मैं अपनी मर्जी चला लूँ। बेला की हालत देखकर बेला की माँ को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बेला की लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। वह वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बेला चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। बेला की माँ ने बेला के पापा से कहा, वह यूरोप नहीं जाना चाहती है, लेकिन आपकी खुशी के लिए उसने हाँ कर दिया। बेला के पापा ने पूछा, क्यों? आपने पूछा नहीं? क्यों यूरोप जाने से मना करी है? नहीं जाने का मन होगा, बच्ची है, आखिर उसकी भी तो कोई अपनी इच्छा होगी। कब तक आप अपनी इच्छाओं का बोझ उस पर डालते रहेंगे? तो आप क्या समझती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ? मैं जानती हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी उसकी भी तो इच्छा जान लीजिए कि वो क्या चाहती है। उसकी भी लाइफ है। शादी के बाद पता नहीं वो वहाँ कैसे रहेगी, लेकिन हर बेटी की इच्छा होती है कि अपने पापा के घर में, अपने घर में वो आज़ादी से ज़िंदगी जिए। आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। मैं जानती हूँ, मगर कब तक हम उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे? उसे अपनी कमियों से लड़ना ही पड़ेगा। आखिर कब तक आप ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहेंगे? आज वो इस घर में है, लेकिन कल समर के घर जाएगी तो वहाँ पर कौन उसका ढाल बनेगा? मेरी बात मानिए, उसे अपने डर से खुद लड़ने दीजिए। मुझे भी यह सब देखकर घुटन होती है कि मेरी बेटी घुट घुट कर मर रही है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ वो जाना चाहती है उसे जाने दीजिए। जो वो करना चाहती है उसे करने दीजिए। जी लेने दीजिए उस बच्ची को ज़िंदगी अपनी मर्जी से। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांग रही हूँ
कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दीजिए। यह कहकर बेला की माँ चली गई। बेला के पापा बेला के कमरे में आते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम यूरोप नहीं जाना चाहती हो। कोई बात नहीं बेटा, हम यूरोप जाने का ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पापा, आपको जहाँ मुझे ले जाना है लेकर चले जाइए, मैं चली जाऊँगी। नहीं बेटा, इस बार तुम जहाँ कहोगी वहीं हम चलेंगे, या फिर तुम्हें जहाँ भी जिसके साथ भी जाना है हम तुम्हें भेज देंगे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। सच पापा, तो मैं जोधपुर जाना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ। तुम्हें जोधपुर ही जाना है? हाँ पापा, क्योंकि मैं अपने डर से लड़ना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मेरे सपनों का राज क्या है जो बचपन से मुझे आते हैं। मुझे अपना सच जानना है, मुझे बाहर जाना है पापा, दुनिया देखनी है अपनी आँखों से। ठीक है बेटा, मगर एक वादा करो मुझसे कि हमेशा तू मेरी टच में रहेगी। कोई भी परेशानी आएगी तुरंत कॉल करेगी। मैं हमेशा तेरे मैसेज और कॉल का वेट करता रहूँगा। प्रॉमिस पापा। यह भी कोई कहने की बात है? यू आर माई सुपर हीरो, और मुझ पर कोई मुसीबत आएगी मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मैं जोधपुर जा रही हूँ। मैंने सोनिया को कॉल करके बता दिया और हम जोधपुर के लिए निकल गए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था कि मैं कैसे सामना करूँगी उन सब चीज़ों का। सोनिया ने कहा, मैं हूँ ना, क्यों इतनी चिंता करती है। इस बार तुम देखना, जोधपुर से जब रिटर्न होगी तुम, तो एक नई बेला बनकर, जिसके अंदर ना कोई डर होगा और ना ही कोई हिचकिचाहट। सभी लोग जोधपुर में एक होटल में चेक इन करते हैं। वाह यार, होटल कितना खूबसूरत है, बेला की एक फ्रेंड ने कहा। यार बेला, तेरे पापा ने इस पूरे ट्रिप का अरेंज किया है। थैंक यू यार, हम तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे होटल में रह रहे हैं। सोनिया ने कहा। जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, फिर शाम को निकलते हैं। हम सब शाम को रेडी होकर बाहर निकल जाते हैं। हमें जोधपुर में बहुत आनंद आया। ड्राइवर ने कहा, आप सब जिस होटल में रुके हैं वो जोधपुर का सबसे बेस्ट होटल है। उनका ऑनर वीर प्रताप सिंह है। पूरे जोधपुर में उन्हीं का डंका बजता है। आप अभी जिस प्लेस पर गई हैं वह उन्हीं के पूर्वजों का है, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया है। सोनिया ने कहा, क्या खास है आपके कुंवर साहब में? वह हमारे भगवान हैं, यही आप समझ लीजिए। ड्राइवर ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाया तो बेला बोली, भैया आप आगे क्यों बढ़ गए? उधर पीछे कुछ रह गया है। दूर से एक बहुत ही पुरानी खंडहर जैसी बड़ी हवेली बेला को दिखाई दी। अरे मैडम, वहाँ शाम होने पर कोई नहीं जाता है, सरकार ने बैन लगा दिया है। दिन होता तो लेकर चलता, लेकिन उसके लिए भी आपको कुंवर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों बैन लगा है? सोनिया ने पूछा। क्या खास है उस जगह पर? वह 100 साल पुरानी हवेली है। शाम को वह हवेली में जो गया आज तक लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि वहाँ उस हवेली में राजा की आत्मा भटकती है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता है। सभी वापस होटल में आ गए। सभी खाना खाकर सोने चले गए। बेला भी सोने चली गई। आधी रात का समय था। बेला गहरी नींद में थी। बाहर तेज ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक तेज हवा का झोंका बेला के कानों में मीठे स्वर में बोला, माधवी आओ, माधवी माधवी। यह स्वर से बेला सपने में ही वह हवेली और कुछ धुंधली सी तस्वीरें उसे दिखाई देने लगी और वह हड़बड़ाते हुए उठ गई और जोर से हाँफने लगी। उसके साथ सोनिया का भी नींद टूट गया। क्या हो गया बेला, तुझे एसी में भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? बेला ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है, और अजीब बात यह है कि मुझे माधवी माधवी पुकार रहा था। सपने में मुझे बहुत बड़ा राजमहल और कुछ लोग जिनका चेहरा धुंधला सा था मुझे दिखाई दे रहा था। सोनिया ने कहा, हम आज काफ़ी थक गए हैं बेला, आज हम कितने जगह घूमे हैं, वही सब सपने में आ रही होगी। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। सुबह हो गई। बेला ने पूछा, आज कहाँ जा रहे हैं हम? सोनिया ने कहा, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, वहीं चलते हैं। आज पूर्णिमा है तो वहाँ कुछ स्थानीय प्रोग्राम भी है, आज का दिन वहीं कट जाएगा। हम सब रेडी होकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वाकई मेला बहुत भव्य और बड़ा था। तभी कोई माइक पर अनाउंस कर रहा था, भाइयों और बहनों, आज हमारे कुंवर साहब वीर प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। सभी कुंवर साहब के स्वागत में खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए वीर कुंवर प्रताप सिंह का अभिनंदन करते हैं।
वाह यार, यह कितना हैंडसम है, क्या पर्सनैलिटी है। सोनिया और बाकी के सारे फ्रेंड्स एक स्वर में बोले। बेला बस एक नज़र से कुंवर शाह को देख रही थी। उसके कदम अनचाहे उनकी ओर बढ़ रहे थे। बेला को ऐसा महसूस होता कि जैसे यह नज़ारा उसने पहले भी कहीं देखा है। वह कुंवर शाह के पास पहुंच जाती है। तभी किसी ने उसे धक्का दिया और वह उनके पास गिर जाती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आ गई। इट्स ओके, आप ठीक है ना? वीर ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ। बेला वहाँ से दौड़कर भागते हुए मेले से बाहर आ जाती है। वीर को उसे ऐसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब महसूस होता है। सोनिया उसके पास आकर पूछती है, तू ठीक है? तुम उनके पास कैसे पहुँच गई? बेला ने कहा, कुछ मालूम नहीं, बस मुझे लगा कि वह मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, चलो अंदर। बेला और सोनिया अंदर चले गए। तभी वीर की नज़र बेला पर पड़ी। पूर्णिमा का चांद से बेला के चेहरा चमक उठा, जिससे बेला की खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। बार बार वीर को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। नजरें चुराकर वीर बेला को देख रहे थे। बेला ने कहा, हम सब बहुत थक गए हैं, अब सीधे होटल पहुंचकर सो जाना है। मेरी तो सैंडल भी टूट गई है और यह मेला भी बंद हो गया है। चलकर नंगे पैर जाना पड़ेगा। यहाँ से पार्किंग भी कितनी दूर है। वीर दूर से यह नज़ारा देख रहे थे। वह अपनी गाड़ी लेकर बेला के सामने रुके। यह देखकर बेला और सोनिया थोड़ा घबरा गई। वीर ने पूछा, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, हमारी कार पार्किंग में लगी हुई है। सभी वहां पहुंचकर हमारा वेट कर रहे हैं। हम दोनों चले जाएंगे, बेला ने कहा। वीर ने कहा, फ़ोन करके बता दीजिए उन्हें। काफ़ी कहने के बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाती है। वीर ने पूछा, कहाँ से हैं आप लोग? सोनिया ने कहा, दिल्ली से आए हैं, आपके ही होटल में हम सब रुके हैं। बेला चुपचाप बैठी हुई थी। वीर कुछ भी पूछते, जवाब सोनिया देती। लो जी, आ गया आपका होटल, वीर ने कहा। सोनिया ने कहा, होटल तो आपका है, हम तो बस मेहमान हैं। थैंक यू यहाँ तक हमें ड्रॉप करने के लिए। बेला ने कहा, चलो सोनिया, अरे थैंक यू तो कह दे, हमें इन्होंने इतने अच्छे से ड्रॉप किया है। थैंक यू एंड गुड नाइट। कितने अच्छे हैं ना कुंवर शाह। बोलो, कोई किसी के लिए इतना करता है क्या? बेला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं कब से बोली जा रही हूँ, तो चुप हो जाओ ना। मुझे अभी कुछ भी नहीं बोलने का मन कर रहा है। रूम में जाकर पापा को कॉल भी करना रहता है। अगले दिन कुंवर शाह का पीए होटल में आकर बेला और उसके फ्रेंड से कहता है, मैम, आज आप सभी कुंवर शाह के खास मेहमान हैं। आप सभी रेडी हो जाइए। आज का पूरा दिन वहीं आप सभी को रुकना है और रात्रि में भोजन करके ही वापस आना है। यह सुनकर सभी लोग एक्साइटेड होकर झूम उठे, सिवाय बेला के। हमें क्यों इनवाइट किया गया है? ना वह हमें जानते हैं और ना हम उन्हें। फिर हमारी इतनी खातिरदारी क्यों? बेला ने पूछा। अरे बेला, दिक्कत क्या है? वहाँ जाएंगे तभी तो जान पहचान होगी। फिर उस हवेली वाली साइट पर जाने का परमिशन भी मांग लेंगे, उसके फ्रेंड ने बेला से कहा। सभी लोग राजमहल पहुँचते हैं। उनका स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से होता है। महल की अंदर की खूबसूरती देखकर सभी हक्का बक्का रह जाते हैं। इस पूरे राजमहल में आप अकेले रहते हैं कुंवर शाह? बेला ने पूछा। नहीं, मेरी फैमिली भी है जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। बेला और वीर में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। वीर से मिलने के बाद बेला का एंजाइटी खत्म हो रहा था। बेला ने कहा, मुझे महल, हवेली, इन सब से बहुत डर लगता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद और यहाँ समय गुजारने के बाद मेरा डर बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। वीर ने कहा, इस बात का हमें खुशी है कि हम आपके कुछ तो काम आए। आपके साथ कुछ खास कनेक्शन फील करता हूँ। मुझे गलत मत समझना। मुझे अपने सपने में एक धुंधला सा चेहरा दिखता था। बहुत कोशिश किया उस चेहरे को कागज़ पर उतारने का, लेकिन नाकाम रहा। अजीब बात देखो, जब से आपसे मिला हूँ तब से वो चेहरा दिखना भी बंद हो गया। बेला ने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब से आपसे मिली हूँ तब से मुझे वो मेरे पुराने सपने आने बंद हो गए हैं। आपसे एक परमिशन चाहिए थी। वीर ने कहा, बोलिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वह जो आपकी हवेली जो खंडहर हो गई है, वहाँ जाना बैन है, हमें वो देखना है। वीर ने कहा, बस इतना सा? हम खुद ले चलेंगे वहाँ पर सभी को। अगले दिन वहाँ सभी पहुँचते हैं। बेला हवेली देखते देखते सभी से दूर निकल गई। उसके कानों में फिर से वही स्वर सुनाई दिया, माधवी, माधवी। यह सुनते ही बेला का सिर घूमने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी है। उसे राजस्थानी ड्रेस में लोग दिखाई देने लगे। तभी उसे दूर से एक राजा का ड्रेस पहने हुए कोई उसकी तरफ आते हुए पास से गुजर जाता है।
वहाँ उसकी सांसें तेज हो जाती है, पसीने से लथपथ हो जाती है। वीर उसकी तरफ आते हुए बोले, बेला क्या हो गया है, आप ठीक हो? वीर वे हमें मार देंगे। कौन मार देगा? यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। बेला कहते कहते बेहोश हो जाती है। सभी लोग बेला की हालत देखकर घबरा जाते हैं। वीर उसे अपने राजमहल लेकर आता है। डॉक्टर, क्या हुआ है बेला को? वीर ने पूछा। नथिंग, बस स्ट्रेस की वजह से शायद बेहोश हो गई, नींद की गोली दे दिया है। वीर पूरी रात बेला के पास बैठा रहा। सुबह हो गई। बेला की आंखें खुली तो वीर को अपने पास देखकर उसका दिल खुश हो गया। वीर ने पूछा, आप ठीक हो? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे? वीर ने कहा, मैं सोनिया को बुला लाता हूँ, आप आराम कीजिए। सोनिया बेला को गले लगाते हुए बोली, थैंक्स गॉड तुम ठीक हो। हम सब कितना घबरा गए थे। कुंवर शाह ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। मुझे लगता है कि वह तुमसे प्यार करने लगे हैं। यह सुनकर बेला के चेहरे पर चमक आ गई और वह शर्मा भी गई। वीर जल्दी में महल से बाहर निकल कर जाने लगता है। बेला उससे रुकते हुए पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं वीर? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आपको यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, मैं जल्द आता हूँ। वीर की गाड़ी एक छोटे से आश्रम के पास रुकती है। यह आश्रम बहुत महान तपस्वी जिन्हें राज परिवार अपना गुरु मानता है। राज परिवार पर आने वाली हर संकट का समाधान इसी आश्रम में होता है। वीर अपने गुरुजी के पास हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। गुरुजी, वह लौट आई है और मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपने मना किया था, लेकिन मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ वीर, लेकिन समय का चक्र ऐसा है कि हम चाह कर भी उसे कुछ नहीं बता सकते। उसे सब कुछ अपने आप याद आना चाहिए, तभी इस राज परिवार पर लगे श्राप मिट सकता है। तुम्हें इंतजार करना होगा उस समय का। वीर ने कहा, लेकिन गुरुजी, मुझे तो बचपन से ही सब याद है कि मेरा और बेला का रिश्ता क्या है, लेकिन बेला को याद करने में समय क्यों लग रहा है? गुरुजी ने कहा, इसका जवाब स्वयं ईश्वर ही बता सकता है। इधर बेला राजमहल को चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगती है। एक कमरे के पास उसके कदम रुक जाते हैं। यह कमरा कैसा है? वह उस कमरे के अंदर चली जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे में बस उसी की पेंटिंग थी, वो भी राजस्थानी कपड़े में, जैसे कोई राजघराने की बहू और बेटी पहनती हो। वह चारों तरफ अपनी ऐसी तस्वीर देखकर आश्चर्य से भर जाती है। उसे बहुत घबराहट होने लगती है। उसका सिर फटने लगता है। उसे अपने ही हंसने की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगती है। वह अपने अतीत में चली जाती है, जहां हम माधवी को देखते हैं। वह रेत पर दौड़ रही थी। माधवी, रुक, इतना भागेगी? मैं तो थक गया हूँ। श्रवण ने कहा, इतना जल्दी थक गया? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं तेरे बापू से बात करूँगा शादी के वास्ते, और अभी 4 कदम चलने में थक गया। माधवी ने कहा। माधवी और श्रवण एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जल्दी चल श्रवण, हाट बंद हो जाएगी, और आज तो पूर्णिमा है, इसलिए हमारे महाराज महेंद्र प्रताप सिंह भी आने वाले हैं। मेले में दोनों पहुंचते हैं। वहां महाराज की नज़र माधवी पर पड़ती है और वह माधवी को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उसे अपनी रानी बनाने का फैसला कर लेते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। श्रवण और माधवी भागकर एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। माधवी ने कहा, श्रवण, अब हम घर कैसे जाएंगे? बापू परेशान हो रहे होंगे। यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अंधेरा भी घना हो रहा है। श्रवण ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, जैसे ही बारिश रुकेगी हम चलेंगे। बारिश बहुत तेज और ठंडी हवाएं दोनों के तन मन में आग लगा रही थी और दोनों का प्यार परवाना चढ़ा और वह रात उनके प्रेम का प्रतीक बन गया। श्रवण ने कहा, अब चल, बारिश रुक गई है, हमें घर के लिए निकलना चाहिए, और तू चिंता मत कर, कल सुबह होते ही तेरे बापू से अपने विवाह की बात करूँगा। सच श्रवण, हमारा विवाह होगा? दोनों को अपने विवाह के बारे में सोचकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। तभी माधवी अपने घर में बहुत सारे मिठाई, जेवर, कपड़े, राजघराने की वस्त्र देखकर पूछती है, बापू, यह सब क्या है? अरे छोरी, तेरा तो भाग्य खुल गया। महाराज तेरे से विवाह करना चाहते हैं। यह सब उन्होंने ही तेरे वास्ते भेजा है। माधवी की माँ ने कहा, नहीं माँ, मुझे यह विवाह नहीं करनी है। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। यह सुनकर उसके बापू गुस्से से बोले, जुबान खींच लूँगा तेरा फिर कभी ऐसी बात कही तो। तू चाहे कि हम महाराज का रिश्ता ठुकरा दे? माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बरसा रही है, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मार दे? देख छोरी, यदि तूने इस विवाह के लिए इनकार किया तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी।
माधवी को जबरदस्ती यह विवाह करना पड़ा। यह देखकर श्रवण का दिल टूट गया। उसका प्रेम आज राजघराने की श्रृंगार बन गई। माधवी ने फैसला लिया कि वो खुद को मार देगी, लेकिन अपने शरीर को महाराज के हाथ नहीं लगने देगी। महाराज ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है माधवी, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपकी मर्जी का इंतजार करेंगे। वजह हम नहीं पूछेंगे, लेकिन अब आप इस राजघराने की बहू हैं, आपको अपनी मर्यादा याद होनी चाहिए। माधवी श्रवण की जुदाई में पल पल तड़प रही थी। वह चाह कर भी श्रवण को भूल नहीं पाती है। श्रवण तो बेचारा माधवी के प्यार में पागल सा हुआ जा रहा था। सब कुछ समय के साथ चल रहा था कि एक दिन माधवी बेहोश होकर गिर गई। वैद्य को बुलाया गया। राजमाता ने पूछा, क्या हुआ है बहुरानी को? वैद्य ने कहा, महल में खुशियाँ आने वाली है, आपकी बहुरानी माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजमाता खुशी से झूम उठी। जब यह खबर महाराज को हुई तो वह आग बबूला हो गए और वो सीधे माधवी के कमरे में गए। हम यह क्या सुन रहे हैं माधवी, कि आप माँ बनने वाली हैं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक आपको छुआ तक नहीं, तो फिर आप माँ कैसे बन सकती हैं? माधवी अपनी नज़रें चुराने लगी। सच सच बताइए माधवी की क्या चल रहा है? यह किसका पाप लेकर आप हमारा बच्चा बता रही हैं? माधवी भी गुस्से में आकर बोली, यह किसी का पाप नहीं है, यह मेरे प्रेम का निशानी है। जिससे मैं प्रेम करती हूँ यह बच्चा उसी का है। क्या आप किसी और से प्रेम करती हैं? हाँ, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तो फिर हमसे विवाह क्यों किया? विवाह मैंने नहीं, आपने मुझसे ज़बरदस्ती किया है। लेकिन आपके बापू ने तो इस विषय में कुछ भी मुझे नहीं बताया। उनको लालच ने रोक रखा था। आप मुझसे पूछे होते तो अपनी मर्जी बताते, लेकिन आपने तो बस संदेश भेज दिया कि मुझसे विवाह करनी है और मुझे ज़बरदस्ती मंडप में बैठा दिया गया। कौन है वो? उसका नाम श्रवण है। श्रवण और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी कुदृष्टि मुझ पर पड़ गई और मैं इस राजघराने की बहू बन गई। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ श्रवण ही है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी हर सांस में बस श्रवण ही बसा हुआ है। यह सुनकर महाराज गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और बोले, हम चाहे तो अभी आपको इस राजघराने से निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे घराने की इज्जत का सवाल है, इसलिए हमें चुप रहना पड़ेगा। अगर हम जानते कि आप किसी और से प्रेम करती है तो हम ऐसा काम कभी नहीं करते। आपसे विवाह करने का हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन कोई नहीं, हमने जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित करेंगे। आपका विवाह हम आपके श्रवण से अवश्य कराएंगे। यह सुनकर माधवी खुश हो गई और बोली, सच? आप मेरा विवाह श्रवण से करवाएंगे? हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। यह अनजाने में हुआ अपराध को हम सुधारेंगे, लेकिन तब तक आपको चुप रहना पड़ेगा माधवी, क्योंकि यह हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैंने आपको कितना गलत समझा, लेकिन आप बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। महाराज यह बात बोलकर चले गए और उनकी सारी बातें राजमाता ने सुन लिया। राजमाता महाराज के पास जाकर बोली, यह सब क्या सुन रही हूँ? वह लड़की किसी और का पाप लेकर हमारे घर की बहू बन गई और आप उसे सजा देने की जगह उसकी हिफाजत कर रहे हैं। महाराज ने कहा, हमें जो सही लग रहा है हम वही कर रहे हैं राजमाता, क्योंकि जब समय हमारे हाथ में ना हो तो हमें उसे या तो बदलने की ताकत रखनी चाहिए या उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं? समय का इंतजार कीजिए राजमाता, समय आने पर आपको अवश्य ही पता चल जाएगा। इधर माधवी बहुत खुश रहने लगी थी। उसके लिए एक एक दिन महल में काटना मुश्किल हो रहा था कि कब वह श्रवण को उसके बाप बनने की खुशखबरी देगी। एक दिन महाराज ने माधवी से कहा, आपको अभी अपने पीहर जाना पड़ेगा। हमने सारी व्यवस्था कर ली है। लेकिन पीहर क्यों? माधवी ने पूछा। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर आप अपनी पीहर में रहेंगी तो वहाँ से हमारे लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने पीहर जाइए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। माधवी अपने पीहर चली जाती है। तभी उस रात श्रवण उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और माधवी दरवाज़ा खोलती है। श्रवण, तुम यहाँ कैसे? और उसके गले लग जाती है। तुमने तो मुझे बुलाया खत भेजकर। मैंने? लेकिन मैंने तो कोई खत नहीं भेजा था। मुझे तुम्हारे नाम पर खत मिला था कि तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी है, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आया हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ, और पता है हमारे बारे में सारी बातें पता चल गई है महाराज को और वो हमारा विवाह करवाएंगे।
उन्होंने हमसे ऐसा ही वादा किए हैं। आग? यह आग की लपटें कहाँ से आ रही है? बदबू कहाँ से आ रही कुछ जलने की? माधवी के घर के चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके घर को आग लगा दिया हो। यह सब देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं और उसके बापू उठकर आते हैं। यह सब क्या हो रहा है? हमारे घर में किसने आग लगाई? माधवी को समझने में देर नहीं लगती है। हम सबको जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, वरना हम इसी में जल के मर जाएंगे। लेकिन आगे से दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया था। सभी बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन किसी तरह से कोई मदद नहीं मिलती है। माधवी के बापू ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वहाँ से कोई एक ही जा सकता है। माधवी बेटा, तुम चली जा, हम सबको यहीं छोड़ दो। नहीं, साथ जी नहीं सके तो साथ मर तो सकते हैं। हम सभी अब एक साथ ही यहीं पर अपनी प्राण त्यागेंगे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माधवी श्रवण को कस के पकड़ लेती और श्रवण माधवी को, और वह आग की लपटें उनके घर के साथ साथ उन्हें भी अपने आगोश में ले लेती है। गांव वाले आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तब तक सब कुछ जल चुका था, लेकिन माधवी की सांसें चल रही थी। वह अभी जिंदा थी। उसके बदन का आधा भाग ही जला था, आधा भाग बच गया था। वह उठती है और किसी तरह उठकर सीधे राजमहल पहुंचती है और वहां महाराज पर गुस्से से चिल्लाती है, नीच, पापी, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन तूने हमारा ही कत्ल कर दिया। मैं तेरी चाल को समझ नहीं पाई। अपनी अच्छाई के पीछे जो घिनौना चेहरा लेकर बैठा हुआ है, उसे दुनिया के सामने आनी चाहिए। मगर मैं यह जानना चाहती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। महाराज ने कहा, इसलिए किया क्योंकि तुमने और तुम्हारे घर परिवार ने हमें धोखा दिया, हमें बेवकूफ़ बनाकर हमसे विवाह करवा दिया। और तुम चाहती तो हमें सब कुछ बता सकती थी, लेकिन धोखा के बदले धोखा ही मिलता है। माधवी ने कहा, मैं माँ बनने वाली थी और तूने इसका भी ख्याल नहीं किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। यदि मेरा प्रेम सच्चा था, मेरा मन पवित्र था, जिस तरह से तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे श्रवण को मुझसे दूर कर दिया, तू मर कर भी कभी नहीं मरेगा। तेरी मृत्यु हो जाने के बावजूद भी तू आत्मा की योनि में ही भटकते रहेगा और तुझे इस योनि से मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं चाहूँगी। मैं हर बार जन्म लेके तेरा अंत करूँगी। यह राजघराना बर्बाद हो जाएगा। मैं लौट कर आऊँगी और अपना बदला अवश्य लूँगी। और माधवी भी वहीं अपना दम तोड़ देती है। बेला वर्तमान में वापस लौट आई और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इधर गुरुजी वीर से कहते हैं, वीर, यह माधवी का 7वां जन्म है। यदि इस बार वह महाराज महेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा को अपने श्राप से मुक्त नहीं की तो फिर कभी माधवी और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। माधवी इससे पहले 6 जन्म ले चुकी है और हर जन्म में अपना बदला लेती है और उस हवेली में राजा की आत्मा को कैद कर देती है, लेकिन इस बार उसे रोकना होगा। सोनिया महल पहुंचती है बेला से मिलने। बेला को होश आ चुका था। सोनिया ने कहा, बेला, कैसी अब तुम्हारी तबीयत? अंकल कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, लो बात कर लो। बेला की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह पूरी तरह से माधवी बन गई थी। बेला, यह तूने क्या हाल बना रखा है? बेला ने सोनिया पर चिल्लाते हुए बोला, मैं बेला नहीं हूँ, माधवी हूँ। माधवी, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं आ रही हूँ महेंद्र प्रताप सिंह। माधवी गुस्से से महल से बाहर निकल जाती है। सोनिया ने जल्दी से वीर को फ़ोन पर सारी बातें बताई। बेला हवेली पहुंचकर महेंद्र प्रताप सिंह को, बाहर निकल दुष्ट, देख तेरा काल आया है। इस बार तेरी आत्मा को पाताल लोक में दफन कर दूंगी। महेंद्र की आत्मा उसके सामने थी। उसकी भी आत्मा गुस्से से बोली, आ गई माधवी, तुम्हारा ही इंतजार था, लेकिन इस बार तुम नहीं, हम जीतेंगे और तुम्हारी आत्मा को तेरे शरीर से निकाल कर अपने वश में करके अपने साथ ले जाऊंगा। माधवी ने कहा, हर बार तो यही कहता है और हार जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, वीर वहां पहुंच जाता है। रुको माधवी। माधवी वीर को देखकर इमोशनल हो जाती है। श्रवण, मेरे श्रवण, तुम्हें कितने सालों बाद देख रही हूँ, कहाँ थे अब तक? वीर ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए मैंने जन्म ले लिया है, लेकिन यदि इस बार तुमने महाराज को अपने श्राप से मुक्त नहीं किया तो फिर हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। किस्मत से हमारा जन्म फिर से एक साथ हुआ है और यह जन्म बदला लेने के लिए नहीं, हमारे अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए हुआ है। माधवी, अपने मन को शांत करो और महाराज को अपनी श्राप से मुक्त कर दो, वरना यह खेल कभी खत्म नहीं होगा और हम कभी नहीं मिल पाएंगे। माधवी गुस्से से बोली, यह जानते हुए कि उसने हमारे बच्चे तक को नहीं छोड़ा,
माधवी, जो होना था सो हो गया, लेकिन आखिर कब तक ऐसे ही तुम जन्म लेती रहोगी और इन्हें मारती रहोगी? यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। शायद भगवान भी यह सब रोकना चाहता है, इसलिए मेरा जन्म राजघराने में हुआ ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं। क्या तुम यह नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा मिलन हो? और यह तभी संभव है जब महाराज को तुम अपने श्राप से मुक्त कर दोगी। इन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है माधवी, अब इन्हें माफ़ कर दो, अपने श्रवण के लिए, हमारे प्यार के लिए। माधवी धीरे धीरे शांत होने लगी थी, क्योंकि यह बात तो अच्छी तरह से वो जानती थी कि यदि उसने ऐसा किया तो फिर से श्रवण को हमेशा के लिए खो देगी। माधवी ने महाराज को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और महाराज की आत्मा हमेशा के लिए आत्मा योनि से मुक्त हो गई। बेला बेहोश होकर वहीं गिर गई। बेला को जब होश आया तो उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। वीर के गले लग गई और बोली, वीर, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। यदि किसी ने किया तो फिर अंजाम हमेशा बुरा ही होगा। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।